नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, अब हम लोग आई थिंक इसके बाद में एक लेक्चर और 2 लेक्चर और इसके लूँगा। इसके बाद में ये पूरी प्रॉपर आपकी नवंबर मंथ की टोटल नवंबर मंथ की आपकी क्रॉनिकल ख़त्म हो जाएगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर आपको घटनासार पूरे 6 महीने की आपको देखने को मिलेगी करंट अफेयर्स के रूप में। सेकंड चीज़ बात है, इंडियन पॉलिटी अगर आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं विद एनसीईआरटी, विद लक्ष्मीकांत एंड विद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो यूपीएससी और यूपी अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हों, वो भी प्रॉपर कंप्लीट किए गए हैं। चलिए, मैं अभी से फ़िलहाल यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ आज का हमारा टॉपिक। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक है यहाँ पे, रिपोर्ट और एनालिसिस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और देखिए, इसका पहला पॉइंट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कौन करता है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन ऐसी अन्य बहुत सी ऐसी हैं रिपोर्ट वो जारी करता है। ये हायर एजुकेशन पे है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है, इसको ये 2023 मत कर देना, 2024 की है ये रिपोर्ट। एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है, इसमें 3 जो सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है। तो नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड है, नंबर 2 पे स्टैनफोर्ड है और नंबर 3 पे MIT है। ऑक्सफोर्ड है यूके का, स्टैनफोर्ड है USA, जबकि MIT है USA। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें टोटल 108 देश हैं और इसके बाद में 1904 विश्वविद्यालय हैं। और आगे बढ़ जाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग केवल उतनी देखेंगे, फालतू की कोई चीज़ नहीं देखेंगे, राइट। इसमें देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि IISc जो बेंगलोर है, और उसने 2017 के बाद पहली बार 250 के अंदर अपनी जगह बनाई है। केवल इतनी सी बात इसमें और लिखी गई। और ये जो जिसने जगह बनाई है, इस रैंकिंग में 201 से लेकर 250 की जो श्रेणी होती है उसके अंदर बनाई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्टिंग इन्होंने दी है। जैसे IISc बेंगलोर की लिस्टिंग है 201 से लेकर 250 के बीच में। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 501 से लेके और 600 तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप खुद बना सकते हैं कि अंडर 500 केवल एक ही है, 500 से 600 के बीच में एक है। और अगर टोटल आप गिन लीजिए 500 से 600 के बीच में, तो 1 2 3 4 ऐसे इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंदर आती हैं। ठीक, राइट। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी चीज़ें थी बस। यहाँ देखिए, इस रैंकिंग में ये भी लिखा हुआ, भारत के 91 विश्वविद्यालयों को विश्व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली। बस इतनी केवल इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन इसे जारी करता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जल्दी जल्दी आज खत्म करेंगे। देखिए, अगला हमारा पॉइंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीपो इसको जारी करता है। वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब देखिए, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो रैंकिंग आती है, इंडिया ने लगातार इसमें सुधार किया है। इस बार की जो इसमें रैंकिंग है, इंडिया की वहाँ पे रैंक आपको कितनी देखने को मिलेगी? तो देखिए, यहाँ पे लिखी है इंडिया की रैंक 40वीं रैंक बरकरार रखी इस बार। ठीक, 132 अर्थव्यवस्थाओं में टोटल 132 हैं। अब ये वीपो करता क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, मतलब बौद्धिक संपदा, ऐसी संपदा जो बुद्धि से बनती है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रखा जाता है। तो आप याद रखना, मतलब बौद्धिक आपकी जो चीज़ें हैं उसको भी एक संपदा के रूप में देखा जाता है। इसलिए ये वीपो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करता है। इस पे आप पेटेंट भी, जैसे वीपो जैसे बौद्धिक संपदा होती है, उसी पे आप पेटेंट हासिल करते हैं कि मेरी बौद्धिक संपदा से ऐसा आविष्कार हुआ है, या हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, या कोई दवाइयों की खोज की है, या किसी भी स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट किसी भी सेक्टर में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो वो पेटेंट हो सकता है, राइट। इसलिए तो आप याद रखिए, इसमें देखिए 3 कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे हैं। नंबर 1 पे आपको मिलेगा कौन सा? स्विट्ज़रलैंड, जो खुद टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे USA है। इसके बाद इंडिया की रैंकिंग है 40, टोटल है 132। किसने जारी किया? तो वीपो ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे की कहानी और भी है। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ? तो 1967 में हुआ था, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। GII के बारे में लिखा है, कुछ आप चीज़ें हैं अगर पढ़ना चाहें। विश्व भर की सरकारों के लिए संबंधित नवाचार यानी इनोवेशन की बात हो रही है, के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक सोशल इकोनॉमिक परिवर्तन की आकलन के लिए एक विश्वसनीय माध्यम है। बस, और इसमें कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना। इसका हेडक्वार्टर देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, राइट। चलिए, अब मैं आता हूँ टोटल आपके थर्ड पॉइंट पे, भारत में जलवायु निवेश के लिए वित्तीय संसाधन पर रिपोर्ट। अब देखिए, कभी कभी जब ऐसी आपके सामने हेडिंग आएगी तो आपको कई बार लगेगा कि हेडिंग ही इतनी अजीब लिखी हुई है, तो मैं इसको अंदर पढ़ूँ कैसे? तो आप डरेंगे। दूसरी चीज़ है कि वैसे तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होती, लेकिन एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसको बोलते हैं IFC। अब IFC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ
वित्तीय संसाधन पर रिपोर्ट जारी करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसने ये रिपोर्ट जारी की। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैं कहानी आपको बता देता हूँ। देखिए जो जलवायु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको बचाने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया जो है उसकी समीक्षा ये की गई, इंडिया की उस तरीके से समीक्षा की गई है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर वो कितना निवेश कर रहा है, मतलब है उसको बचाने के लिए कितना निवेश कर रहा है। इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, छोटे छोटे कुछ एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर पीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिए एक बार। चलिए कोई खास बात नहीं है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 2030 भारत ने जलवायु कार्रवाइयों के निम्नलिखित प्रगति हासिल की। 2030 से पहले निर्धारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 2030 में इंडिया क्या करना चाहता है, लक्ष्य क्या है, इसको देखना है। भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, कुछ संस्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना थोड़ा सा, राइट। इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब मैं सेकंड पॉइंट पे फिर आपको लेके आता हूँ इस पर। अगला पॉइंट आप पढ़िए। 2015 के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने ऐसी बातें की हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया ने अच्छा प्रयास किया है और उसमें उभरती है। देखिए यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड के बारे में लिखा। ग्रीन बॉन्ड यानी हरित बॉन्ड जारी करने के बाद भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे बड़े हरित बॉन्ड विकसित किए हैं। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, हो सकता है मैंने आपसे हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, कई बार टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंदर की थियरी नहीं होती है इतनी इंपॉर्टेंट। कई बार थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हो सकता है कि टॉपिक से कुछ ना आए, इस थियरी से निकल के कुछ चला है, ठीक। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, ये स्टैटिक पोर्शन में भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि ग्रीन बॉन्ड जब भी आप कभी पढ़ें, मैं ऐसे बुक में कम से कम आपको 200 ऐसे वर्ड ऐसे मिलेंगे। और अगर आप 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप कम से कम आपके सामने 1500 से 2000 वर्ड ऐसे होते हैं। और सच मायने में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने 10, 12, 15 आ ही जाती हैं। ये आपका सिलेक्शन करा सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। अब ये आपको जब आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ये ग्रीन बॉन्ड के बारे में आप बताइए, मैं आपको 4 वर्ड अभी यहाँ बैठे बैठे देता हूँ। ग्रीन बॉन्ड बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो बताइए, कार्बन न्यूट्रल को एक्सप्लेन करिए क्या होता है एग्जैक्टली कार्बन न्यूट्रल, एंड ग्रे वाटर क्या होता है। मैंने 4 चीज़ें आपसे पूछी, आप 4 चीज़ें सोच के बताएं। आपको 4 चीज़ों में क्या चारों चीज़ें पता हैं, व्हाट इज़ ग्रे वाटर, व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज़ हरित बॉन्ड, एंड व्हाट इज़ एक चीज़ मैंने और पूछी थी, मैं भूल गया। तो ये चीज़ें ऐसे देखें तो हो सकता है ऐसे पेपर में आपके सामने आए और आप परेशान हो जाएं, बस इतनी सी बात है। तो ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको बचाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्रीन योजनाएं, उनमें निवेश के लिए ऐसे जारी किए जाते हैं। और ये ग्रीन बॉन्ड दरअसल 2007 में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे वर्ल्ड बैंक द्वारा, जबकि इंडिया ने इसको बाद में किया, ऑफ कोर्स बाद में किया। और ग्रीन बॉन्ड दोनों तरीके से जारी हो सकते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं वो भी जारी कर सकती हैं, सरकारी कंपनियां जिनको आप बोलते हैं हिंदी में। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो भी जारी कर सकता है, राइट। तो इतनी सी बात है। तो ये दूसरे नंबर पर है इंडिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। और बहुत सारी बातें की गई हैं कि जैसे 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के बॉन्ड जारी किए गए, ग्रीन बॉन्ड, ठीक। याद, अब ग्रीन बॉन्ड आप भूलना मत कभी भी, ठीक है। 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, आप देखिए यहाँ पे पंचामृत की बात यहाँ पे लिखी हुई है। पिछले साल आपने न्यूज़पेपर में खूब ये सारी बातें पढ़ी, इस साल भी शायद पढ़ी होंगी। पंचामृत की बात थी जब जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन पे मोदी जी गए वहाँ, तो पंचामृत का अपना वो देके आए थे कि देखिए पंचामृत इंडिया मनाएगा। उसके 5 लक्ष्य थे इंडिया के, और वो 5 लक्ष्य आपको देखने हैं। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी लक्ष्य उसी में घुसा हुआ है, उसी में इंडिया को कब तक क्या बनाना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हैं, ठीक। अब आइए अगली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द राइनो, किसने जारी की, तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। देखिए यहीं समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मोटे तौर से केवल इसमें केवल इतनी चीज़ आपको पढ़नी है। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट है ये, जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसको जारी करती है। दूसरी चीज़, इसमें मोटी मोटी कुछ बातें कही गई हैं, वो बातें यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ पे अफ्रीका और एशिया की खासकर में बात की गई है, जिसमें 5 जीवित गैंडे जो होते हैं, गैंडे राइनो, जिसको गैंडा हिंदी में गैंडा बोलेंगे, वैसे राइनो, वर्तमान संख्या अनुपात रुझान को दर्शाती है। ये है, देखिए वाइट गैंडा, अब यहाँ पे लिखा अफ्रीका में सफ़ेद गैंडा। अब हो सकता है कि कभी बहुत गंदा सा क्वेश्चन, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन अगर कभी बने तो हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे वाइट गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आप आराम से अब मार के आएंगे अफ्रीका। पढ़ते वक्त ये सब माइन्यूट चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। आप हर बार
40 किताबें क्यों पढ़ने के चक्कर में रहते हैं। मतलब मेरे कहने का आशा ये है, जो चीज़ यहाँ मिले उसको यहाँ ले लीजिए, जो चीज़ कहीं और मिले उसको कहीं और में ले लीजिए। अब होता क्या है ना, जब आप एनवायरनमेंट की कोई चीज़ पढ़ने का आपको मन होता तो एनवायरनमेंट की स्पेशल किताब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ये डेली वर्ड होते हैं ना, यहीं से निकाल के लेके आता है। एनवायरनमेंट से लेके आएगा, साइंस से लेके आएगा, वो कोई स्पेसिफिकली चीज़ें इतनी नहीं पूछता। साइंस बहुत बेसिक पूछी जाती है, वही जो आए दिन हम पढ़ते रहते हैं डेली अपनी लाइफ में। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उस समय हम गौर नहीं करते हैं तो उसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं जाके, राइट। तो फिर वो थोड़ा सा परेशान कर देती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, बट अगर यहाँ पे ये चीज़ आई है तो इसको देख के जाओ, ठीक। और जो काला गैंडा है उसकी भी बात है, जबकि एशिया में 3 तरीके के गैंडे की यहाँ पे बात हुई है। एक भारतीय गैंडा है, फिर इंडोनेशिया के देखिए 2 द्वीप हैं, एक आप जानते हैं, एक जावा है, एक सुमात्रा है। आप मुझे बताएंगे जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है, ठीक। ये आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, ठीक। कौन सा है, जाइए मैप में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, कई बार पूछा गया है, ठीक। इसमें अब देखिए अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो आपको ज्योग्राफी में एक चैनल भी पता चल गया कि अच्छा ऐसे पढ़ना है तो ये भी देखना है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार ये देखें, लेकिन ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक। बस मैं इतनी सी बात आपको बताना चाहता था। आगे बहुत सारी इसमें बातें हैं गेंडे के ऊपर लिखी हैं, एक बार पॉज करिए, आराम से पढ़िए। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, मुझे ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें आपको ऐसे समझनी है, ऐसे आगे करनी है, तो मैं बता देता हूँ उसको, इसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक। अब देखिए आपके कान यहीं पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे एलियंस की बात की गई है, एलियंस की बात होती है और हम लोगों के कान ना खड़े हों तो ऐसा होता नहीं। देखिए यहाँ पे नासा ने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी 14 सितंबर को, और उसमें ये कहा जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं उन पे आधारित अब इनकी रिपोर्ट है। अब यूएफओ होते क्या हैं, यूएफओ उनको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया कि ये दरअसल उड़ रहे हैं या क्या उड़ रहे हैं। तो लोगों ने बोला ये यूएफओ हैं, इससे एलियन आते हैं। अब आपने बहुत बार हो सकता है इंटरनेट पे देखा हो एरिया 51 के बारे में, बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुके हैं हॉलीवुड में कि एरिया 51 में नासा अपना कुछ कर रही है वहाँ पे। यूएसए की गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे मतलब एलियन के साथ में उनका बहुत अच्छा टाई अप है, वो आम जनता को बताते नहीं हैं। और ये सब है कि एरिया 51 में एलियन भी रहते हैं। ऐसी बहुत सारी आपने थीरीज़ और बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो बोलते हैं, बहुत से लोगों ने बाद में आके इंटरव्यूज़ दिए बाहर आके कि मैं नासा में काम करता था, मैंने उनके साथ में ऐसा डील किया, गवर्नमेंट छुपाती है, ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन वो चीज़ें अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई। और दरअसल बात ये थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जब शीत युद्ध की तरफ में अमेरिका और पूरी दुनिया मतलब अमेरिका और यूएसएसआर चला गया, तो यूएसए कुछ ऐसे प्लेन बनाना चाहता था जो नज़र में ना आए रशिया के, मतलब यूएसएसआर के। तो उससे होता क्या है कि वो उसको टैकल करने का तरीका जो होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो एरिया 51 जो था नवादा एग्जैक्टली नवादा मैं बोलूँगा, तो उसको इतना सिक्योर बनाया गया कि वहाँ परिंदा भी पर ना मार पाए, और लोगों ने उसको रिलेट कर लिया यूएफओ से। तो इसमें बहुत सारी बातें की गई, लेकिन यहाँ पे इस बात को डिनाई नहीं किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि देखिए जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं पर करीब 1 वर्ष तक अध्ययन किया गया। और इसमें एक बातें और भी ये लिखी गई हैं ऊपर वाली चीज़ में, इस वाली लाइन में आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी एलियंस हैं, यानी जीवन है। एलियंस वो हैं जो जो पृथ्वी पे जो स्पेसीज नहीं है, किसी अन्य उपग्रह पे हैं, किसी ग्रह पर हैं, उनको एलियंस बोल देते हैं, ठीक। जैसे 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 बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए आपके कोई ऑब्जेक्ट आ गया बाहर का, उससे आपको जुकाम हो गई, खांसी आने लगी, तो उसको भी बोलते हैं ना, जब रिपोर्ट आती हैं तो उसमें लिखा होता है एलियन आ गया। तो उस एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं होता है। एलियन का मतलब है कोई बाहर के ऑब्जेक्ट है, वो आपको एलर्जी कर रहा है या बाहर की चीज़ें, ठीक। बस इसमें इतनी सी चीज़ें लिखी गई हैं और 33 पेज की रिपोर्ट थी और कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए अगला आ जाइए, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI किसने जारी किया, तो शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा। अब यार देखो, जब ऐसी रिपोर्ट पढ़नी होती है तो कभी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। इसमें स्टैटिक पोर्शन अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा संस्थान वहाँ के बैठ के क्या कर रहा है। इतना बड़ा शिकागो विश्वविद्यालय भी नहीं है जिसकी मैं यहाँ पे रिपोर्ट हम लोग बैठ के पढ़ें। तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं, और ये चीज़ें अगर पढ़नी होती हैं तो आपकी समझ बढ़ाने के लिए आपको पढ़नी है तो आराम से पढ़ लीजिए, अन्यथा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जैसे कि यहाँ पे PM लिखा है, PM लिखा है, MUHGM3 लिखा है, ठीक। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब बवाल क्या है। PM 2.5 आप तो कई बार सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर में। AQI जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत ख़राब हो गया है आजकल,
अब जो जो आपका एयर क्वालिटी होगी बहुत ख़राब हो गई है। तो आप हमेशा PM 2.5 और PM आप 10 हमेशा पढ़ते रहते हैं। अब ये है क्या PM 2.5 PM 10? तो इसको देखो, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ये ऐसे कण होते हैं हवा में उड़ते हुए, तैरते हुए, जो या फिर धुएं के होंगे, धूल के होंगे, अन्य मतलब अन्य और चीज़ों पे, जैसे कि मान लीजिए मॉइस्चर हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के ये कण होंगे, ये उड़ते रहेंगे। और ये इंसान को पल्मोनरी जो सिस्टम होता है इंसान का, जो सांस लेने का श्वसन तंत्र हिंदी में वो बोलेंगे, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं और कई सारे इनको रोक देते हैं। ठीक, अब PM तो आपको समझ में आ गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। बट ये 2.5 और 10 क्या है, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप देखिए, जो 2.5 वाली जो चीज़ है, इसको बोलते हैं 2.5, मतलब ये तो इसका डायामीटर हो गया, जो मैटर उड़ रहा है हवा में। और ये कितना इसका डायामीटर होगा, जो 2.5 है, इसको माइक्रोमीटर में काउंट करेंगे। जबकि 10 जब आएगा तो उसको 10 माइक्रोमीटर बोलेंगे, राइट। ठीक, बस इतनी सी चीज़ आपको समझने वाली है ये। और AQI पे जो AQI जो है इंडिया में, उसमें कितने कितने फैक्टर होते हैं, कुछ 8-10 फैक्टर हैं। उनकी जाके एक बार लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे छोटी छोटी लिख लेना, एग्जाम के टाइम पे आपको रटने में काम आएगी एक बार। और एक बार UP PCS ने उसको पूछा भी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बस। और इसमें ये देख लीजिए कि जो गाइडलाइन है WHO की गाइडलाइन, उसमें जो ये है गाइडलाइन में ये लिखा है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको देखना हो देख लोगे। मैंने कहीं और पे 10 लिखा था, लेकिन इन्होंने 5 पता नहीं क्यों लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये PM के बारे में ये लिखा हुआ है, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। चलिए अगले पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। ये देखिए कुछ गड़बड़ करने लगी, बट डोंट वरी, मैं कोई और सॉफ्टवेयर मुझे करना पड़ेगा। चलिए, स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है ये, अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी के सेंटर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने ये जारी की, मत पढ़ना। अभी पता नहीं क्या हो गया, अजीम जी प्रेम जी, खैर अब छोड़ो, उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। बात ये होने लगी कि अगर चलो उनको छोड़ता हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों से, फालतू की बातें करने से। चलिए, मोटी मोटी सी बात यह है कि अगली रिपोर्ट पे हम लोग आते हैं। तो अंगा के बारे में फिर से बात हो गई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, इसकी मैंने बात बताई थी। इस समय अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। अध्यक्ष कौन है त्रिनिदाद के, वो कौन से जो राजनयिक हैं जो इस समय UNGA के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलग होती है, यूनाइटेड नेशंस का महासचिव अलग होता है, और जनरल असेंबली का अध्यक्ष अलग होता है। तो जो प्रेसिडेंट है इस बार चेयरमैन वो बदला गया था। 78वां सत्र हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से गए थे। मोदी साहब इस बार नहीं जा पाए थे। तो इसमें एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में WHO में, इसके सेशन में WHO भी एक पार्टी है, और पार्टी होते हुए उसने एक रिपोर्ट अपनी जारी की, उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट, द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर, इसके नाम से ये है। हाई ब्लड प्रेशर की ये रिपोर्ट है। बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है कि वैश्विक औसत सबसे नीचे वाली लाइन पे आई है, 31% से थोड़ी कम है व्यापकता इंडिया के मामले में। लेकिन इसमें बोला गया अकेले इंडिया में 30 से ये 79 वर्ष तक की आयु के, मतलब इतने मिलियन लोग हैं उच्च रक्तचाप से, यानी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, पर थोड़ी चीज़ें देखनी तो होती हैं, ठीक, देख तो लेना ही, बुराई नहीं है इसमें। चलिए, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है, किसने जारी की है? तो देखिए यूनेस्को ने जारी की। यूनेस्को, आपको पता है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? पेरिस में, राइट, हाँ पेरिस में। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2 बहुत अहम बातें हैं। एक अहम बात यह है कि केरल की एक देखिए पहल है, एक योजना, मतलब योजना कहेंगे या पहल कहेंगे, स्कूल विकी पहल। अब ये शुरुआत की गई थी स्कूल विकी की 2009 में, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये पहल क्या है, जब जो स्कूल हैं केरल के जितने भी, तो उसमें 15,000 स्कूलों को जोड़ती है समग्र रूप से, और उसमें सहयोग की भूमिका रहती है, मतलब सहयोग संस्कृति को उसको बढ़ाना है, ठीक। सहयोग संस्कृति कैसे बढ़ेगी? जिसमें इसमें छात्र जो हैं, शिक्षक हैं, पूर्व छात्र हैं, और जनता के द्वारा तैयार की गई शैक्षिक सामग्री शामिल है, ठीक। इसमें ये जो चलाई जा रही है, इसकी सराहना की है, किसने की है? यूनेस्को ने। तो हो सकता है कि ये आपके पास आ जाए हाल ही में चर्चा में रही स्कूल विकी पहल, जिसे यूनेस्को द्वारा सराहा गया, किस राज्य की है? तो अगर उसमें UP लिखा होगा तो हो सकता है आप UP लगा के आएँ,
या अगर बिहार में कोई पेपर हो रहा, आप बिहार से हैं तो हो सकता है बिहार लगा के आएँ, आपको लगेगा कि मेरे प्रदेश की बात है, मेरा स्टेट होगा और कौन इतना बड़ा है। तो हो सकता है आप भूल जाएँ, आपको लगे कि शायद मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे स्टेट की बात है, ऐसा नहीं होता। तो इसको बस देख लेना, मैं एक बार बताया था, बस इसमें वही इंपॉर्टेंट था और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट। जारी किसने की है? तो यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इसने जारी की है, सर्वश्रेष्ठ देशों। अब देखिए ये बहुत, एक तो ये रिपोर्ट पढ़नी नहीं चाहिए, बट चलो अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 31, 85 में। पहली बात तो एक नंबर 1 पॉइंट, ठीक। अब एक चीज़ और आई है, ठीक, नहीं सॉरी, ये 2022 का है, सॉरी, ये जो रिपोर्ट है 2022 की है, जबकि 2023 में इसका इंडिया का स्थान था 30। नंबर 1 पॉइंट ये हुआ। नंबर दूसरे पॉइंट में आप हमेशा ये देखेंगे कि टॉप तीन में कौन है। तो रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड लगातार दूसरे वर्ष टॉप पे रहा, और इसमें अन्य नाम भी देखिए ये नीचे लिखे गए हैं। यूएसए नंबर 1 पे है, देन कनाडा, देन स्वीडन। बस इतने ही पढ़ने होते हैं, बस इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। फालतू की चीज़ें सब आपको लगेंगी, अब और कुछ नहीं पढ़ना, राइट। तो चलिए और सब चीज़ों पे हैं। देखिए ये रिपोर्ट है पशुओं के रोगाणुरोधी, क्या लिखा है, रोगाणुरोधी, राइट, रोगाणुरोधी उपयोग पर 7वीं रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WAS ने जारी की। ये इसकी 7वीं रिपोर्ट थी। ये मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 7वीं थी कौन सी थी, लेकिन चलो ठीक है, एक बात देख लो, 7वीं रिपोर्ट थी और 2017 से 19 तक की अवधि को कवर करती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब डेटा देखो पूछे नहीं जाते हैं। मैं तुमको सच बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, ये सब डेटा फालतू के होते हैं, ये कभी नहीं पूछे जाते हैं कि ये मुझे बताओ ये सब क्या हुआ। अगला देखिए हम लोगों का कार्यक्रम है रोजना और कार्यक्रम। अगर आपका मन है ये पढ़ने का तो आप ये कहेंगे आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन देखिए अगर आपका मन है तो आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़िए, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। अगली वाली टॉपिक पे मैं आता हूँ। फिलहाल अगर आपको पढ़ने का मन है तो आराम से आप पढ़ो। अब देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग आराम से आ गए हैं, और देखिए ये वाली जो है योजना और कार्यक्रम, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ इसको भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो इस पे लिखा हुआ PM विश्वकर्मा योजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको, जो मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहली बात है विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है, आप सबको पता है। कुछ लोग भगवान मानते होंगे, कुछ लोग ऐसे, मतलब गस्टेड हॉलीडे भी है। तो इसमें विश्वकर्मा योजना उनके लिए चालू की गई जो लोग स्वरोजगार से चीज़ों में लगे हुए हैं, जैसे कि शिल्पकार टाइप के लोग हो गए या पारंपरिक जो काम करने वाले कारीगर हो गए, उनके लिए ये योजना चालू की गई है। और इस योजना में जैसे कौन कौन से लोग हैं, जैसे लोहार है वो आता है, या कोई औजार से काम करने वाला, या बढ़ई हो गया वो आ गया, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। ऐसे करके इन लोगों के लिए ये योजना है। अब इस योजना में है क्या, इसके मोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखनी है, उन चीज़ों पे मैं आता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए 17 सितंबर को ये योजना लॉन्च की गई। सबसे पहले इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, जब कोई बड़ी योजना हो उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, और इसकी PDF इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरी बेकार हो रही है, समझे। तो ये 17 तारीख को ये योजना लॉन्च की गई दिल्ली में। कहाँ से लॉन्च की गई? तो दिल्ली में लॉन्च की गई, नई दिल्ली में। और पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ इसका हुआ, एक चीज़। सेकंड बात इसमें ये है, इस योजना, देखिए जब कभी ज़्यादातर मैक्सिमम योजनाएं जो लॉन्च की जाती हैं उनकी या फिर बात कभी बजट में पहले की जा चुकी होती है, या फिर वो कोई घोषणा कर देते हैं प्रधानमंत्री खड़े होकर, तो उनसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। वही चीज़ें आगे जाके योजनाओं में तब्दील हो जाएंगी। तो 15 अगस्त 2023 को विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, कहाँ से? स्वतंत्रता दिवस से। इसमें अब मोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी क्या हैं, तो देखिए ये है किन के लिए है, तो वो मैंने बता दिया। कारीगर शिल्पकार हो गए, पारंपरिक तौर पर जो करने वाले काम है उनके लिए योजना है। योजना के लिए बजट इंपॉर्टेंट है, बड़ा बजट है 13,000 करोड़ का, ये इंपॉर्टेंट है, इतने किए गए। और इसमें 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फ़ायदा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। और देखिए इसमें लाभ जो है वो स्वरोजगार के माध्यम से मिलेगा। इनको मशीनों का प्रयोग किए बिना पारंपरिक हथियारों की मदद से जो काम करते हैं वो, इन सब चीज़ों पे इन पे 13,000 करोड़ का जो बजट है वो लाभकारी होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें धोबी, बढ़ई, नाई, लोहार जैसे 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया। तो ये संख्या याद रखना, कितने तरह के? तो 18 तरह के, ठीक। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब आगे आ जाइए। इसमें जैसे और चीज़ें हैं कि इसमें जो ऋण की व्यवस्था है वो कितनी तक है, आपसे ये पूछी जा सकती है स्टेटमेंट में। तो 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है, और 8% तक की सब्सिडी दी जा सकती है, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए अब आगे क्या है,
योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये की एक टूल किट भी मिलेगी, और जो अगर इनकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान इनको 500 रुपये स्टाइपेंड पर डे के हिसाब से मिलेगी। बस समझ में आ गई योजना। 18 तरह के इसमें लोग हैं। 3 लाख रुपए का जो है इसमें वो है ऋण दिया जाएगा, जिसमें 8% की सब्सिडी होगी। टोटल बजट 13,000 है, और 15,000 रुपये 13,000 करोड़ है सॉरी, और 15,000 रुपये की इनको टूल किट मिलेगी। पर डे के हिसाब से 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। ठीक, बस। अब नंबर 2 पे आ जाइए। ई कोड परियोजना चरण 3 को मंजूरी, मतलब चरण 2 हो चुके हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ई कोड परियोजना क्या है। सबसे पहले तो कोड जो है उसका डिजिटलाइजेशन करना, उसी को बोलते हैं ई कोड। मतलब जो भी फाइलें हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हों और एक्सेस हो लोगों के लिए मुहैया हों, इसलिए ये ई कोड योजना है। ठीक, तो चरण फर्स्ट इसका लॉन्च किया गया था 2007 में। यहाँ देखिए लिखा है वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो तीसरा चरण है ये चालू किया गया, इसको 7200 रुपये इसका बजट है। 4 साल के लिए चालू किया जाएगा। बजट से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष के लिए, 2023 से आगे जो 4 साल यानी 2027 तक। ठीक, इसकी ये बात है, इसमें और सब कुछ भी नहीं है, और सब कुछ भी नहीं है। कोड का तीसरा चरण पहुंच और समावेश के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब चीज़ें ऐसी लिखी रहेंगी, मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने सब बता दी। डिजिटल इसका जो पूरे न्यायालय का रिकॉर्ड जो होगा वो डिजिटल होगा। इसके माध्यम से डिजिटल पेपरलेस न्याय की आसान व्यवस्था शुरू की जाएगी। बस, परियोजना न्यायालयिक प्रणाली में सामर्थ्य, विश्वसनीयता और फालतू की चीज़ें ये बहुत सब लिखी होंगी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ गई है फिर से एक बार, और जब तक है जान तब तक है उज्ज्वला योजना। इसको बोलते हैं PMUY। ठीक, अब देखिए PMUY का अर्थ क्या हुआ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो देखिए आपको शायद याद होगी, बलिया से शुरुआत इसकी की गई थी, यूपी से। यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ सबसे एंड में, 2019 में, नहीं सॉरी ये वाला नहीं है, 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। इसका जो लक्ष्य था पहली बार में, उज्ज्वला जिसको 1.0 बोलते हैं, उसका जो लक्ष्य था वो 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ महिलाओं को, मतलब 8 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक गैस चूल्हा दिया जाएगा, और उसमें एक आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, और एक पहला सिलेंडर जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक, इसके बाद आपको भरवाना पड़ेगा। सब्सिडी 200 रुपये जो सबको मिलती है उनको मिलेगी। ऐसी वाली कुछ चीज़ें थी, बाद में हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें बदली गई हों। ठीक, दूसरी चीज़ और है, ये जो लक्ष्य था 2016 में जो निर्धारित किया गया था कि 8 करोड़ परिवारों तक हम लोगों को पहुंचना है और गैस वितरण करना है। 2019 सितंबर में ये लक्ष्य पूरा किया गया। इसके बाद लक्ष्य बढ़ाए जाते रहे कि चलो थोड़े और दो, चले थोड़ा और दो, चलो थोड़ा और दो। तो अभी का सीन क्या है, अब ये ऊपर आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऐसे 75 लाख कनेक्शन और दिए जाएंगे। ठीक, 75 लाख कनेक्शन मतलब 75 लाख गैस सिलेंडर और बांटे जाएंगे, जिसके लिए बजट 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला जो ये हैं उनकी कुछ जो लाभार्थी हैं, अब इनको अगर जोड़ दिया जाए 75 लाख को, तो टोटल हो जाएगा 10.35 करोड़ मतलब लाभार्थी हो जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। ठीक, इसमें सिलेंडर का वेट वही है जो आपके घरों में होता है, लाल कलर वाला, 14.2 kg के आसपास इसमें गैस आती है। और इस योजना के 12 रिफिल तक 14 पॉइंट इतने मतलब जो सिलेंडर होता है 200 रुपये की लच्छी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, अगले चीज़ों पे आगे। आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन। अब देखिए आरोग्य मंथन 2023 क्या है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने पर ये जो हैं PMJ और AVDM इनके 2 वर्ष पूरे हो गए। इसके लिए नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम हुआ था, इसकी बस बात की गई है, और इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। और इसमें जो पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें होंगी उनकी बात रिपीट की जाएगी। यहाँ पे देखिए PMJ योजना के बारे में लिखा गया कि 2018 को लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, ये डेट पूछ ली जाती है। कई बार आपसे 4 योजनाएं आती हैं, उनको ऑर्डर में लगाने को दे देता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में आप बताइए। ठीक, ऑर्डर में लगाइए। PMJ योजना में हुआ ये है कि 5.5 करोड़ लाभार्थी इसमें हुए हैं, 59,000 करोड़ रुपये का पूर्व व्यय हुआ। और ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। मेनली आपसे ये पूछा जाता कि कौन सी योजना ऑर्डर में लगाई है, ये योजना किस लिए है, किस प्रिलिमिनरी में एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किस उसकी है,
कब ये घटित हुई, इसका लक्ष्य क्या था, कितना लक्ष्य पूरा हुआ। अगर करंट में है तो उसका, मान लीजिए अगर करंट में अभी कोई चालू होगी तो उसका बजट पूछ लिया जाता है, बस और कुछ नहीं पूछा जाता। दूसरी चीज़ है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये देखिए 27 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, आभा के बारे में यहाँ पूछ सकते हैं पिछले 2 वर्षों में इसमें होता क्या है। देखो इसमें है एक डिजिटल कार्ड, मतलब डिजिटल कार्ड टाइप का एक बनाया जाएगा और जो इसमें देखिए लिखा पिछले 2 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा, इसको शॉर्ट में किया गया, बनाए गए हैं। तो ये जो आभा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते हैं, जो अकाउंट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको बोलेंगे, वो लगभग 2 वर्षों में 45 करोड़ से ज़्यादा बनाए गए। बस इतनी चीज़ है। श्रेयस योजना के तहत 21,000 से अधिक छात्रों को लाभ। सबसे पहले ये जानिए श्रेयस योजना किसके लिए है। तो श्रेयस योजना है वो, इसमें वो कम्युनिटी के लोग हैं, उस कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके लिए योजना है पढ़ने के लिए, शिक्षा, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो इसके लिए है। जैसे कि मान लो EBC क्लास है, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हो सेक्शन है, फिर OBC है उसके लिए, और SC वर्ग, इनके लिए ये श्रेयस योजना है। ये सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस और के माध्यम से चलाई जा रही। तो इसका ये भी जो इसकी मंत्रालय है जो इस योजना को चला रहा है, वो भी ऐसे ही मंत्रालय होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, इसको ये चलाया जा रहा है। इसने ये जानकारी दी थी कि 21,000 से छात्रों को लाभ हुआ। ठीक, अब ये बात ये है कि इस योजना को चालू कब किया गया था, तो 2014-15 में इसको चालू किया गया था। 2022-23 तक देखिए इसमें लिखा है 19,900 समथिंग बच्चों को लाभ ऐसा हुआ था। ठीक, थोड़ा सा लाभ और बढ़ गया, तो टोटल लाभ बढ़ के कितना हो गया वो आपको पता है कितना हो गया। ठीक, बस इसमें और कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आप पढ़ना चाहें आराम से पढ़ें, इससे ज़्यादा आपके पेपर में आएगा नहीं, इससे ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ बहुत बेकार सी चीज़ लिखी है, PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट। अब ऐसी चीज़ें पढ़ के डरा मत करिए, मैं बस ये बता दूँ चैटबॉट क्या होता है। जैसे आप कभी कभी मैसेज किसी को करते हैं और एक चैटबॉट होता है, चैटबॉट मतलब कंप्यूटराइज्ड मैसेज आपको बैक मिलते हैं। जैसे कि आपसे जैसे आप किसी अपना रिचार्ज करते हैं, या मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे हो या अमेज़न पे हो या मिंत्रा पे हो या और अन्य किसी साइट पे हो, जहाँ पे आपको मतलब कई बार क्या होता है ना कि वो कस्टमर सर्विस के रूप में AI चैटबॉट वो दे देते हैं। आप यहाँ से हाई लिखोगे, उसमें वाट आर यू डूइंग सर ऐसे लिख के आ जाएगा, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे करके अपने आप उनके मतलब कंप्यूटराइज चीज़ें होती हैं। अगर आप मतलब जनरल लैंग्वेज में कंप्यूटराइज, वैसे AI चैटबॉट। ठीक, इस तरह का लॉन्च किया गया PM किसान योजना के लिए। PM किसान योजना वही है, PM किसान सम्मान निधि जो आती थी 2-2 हज़ार रुपये करके किसानों के खाते में 3 बार आती थी, और हर मतलब तिमाही में हर तिमाही में बोल रहा हूँ, हर तिमाही में उसको दिया जाता था। ठीक, चलिए बस इसमें यही चीज़ें हैं। उसके लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। दूसरी चीज़ है एक और, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ लिखेंगे, ये योजना कब से चालू की गई, तो योजना के बारे में ज़रूर लिखा होगा, ज़रूर लिखा है। हाँ देखिए PM किसान सम्मान निधि, जिसको PM किसान योजना के बारे में भी जानते हैं, मतलब ऐसे भी जानते हैं इसको, फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। बस केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, आपको सब पता है। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? एक तो देखिए यार मुंबई की योजना है, एक सेकेंडरी बात यह है कि सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति की योजना है, मतलब रीजनल वाटर सप्लाई ये करेगी। तीसरी बात ये हो गई कि अगर कोई केंद्र समर्थित बड़ी योजना हो तो उस पर बहुत ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। ये यार मतलब छोटी छोटी योजनाओं का कितनी आप योजनाएं पढ़ेंगे बताइए, यहाँ पे तो और 10 आ जाती, वो और परेशानी करती हैं। आपका मन अगर है, मन नहीं भर रहा है, आराम से पॉज करके आराम से पढ़िए। मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने इस योजना की पहली सुरंग बना ली है। अब बताइए मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास, वो यार क्या मतलब है इसका, बेमतलब की बात है। ठीक, देख लीजिए, ये बहुत गड़बड़ करने लगा है आजकल। बस 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। इसको किसने किया है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किस दिन किया है, तो देखिए 16 सितंबर तक आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। और इसमें क्या है, बस और कोई बहुत खास चीज़ नहीं। इस दौरान जो है देश भर में फैली 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषदों और प्रयोगशालाओं ने अपने अनुसंधान परिणामों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।
बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अच्छा, एक चीज़ इंडिया में खूब होती है, जो एक तरीके के नाम खूब रखे जाते हैं, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया, ठीक। फिर एक देश मतलब एक जिला एक उत्पाद हो गया, फिर एक स्टेशन एक उत्पाद आया, फिर अब ये 1 सप्ताह एक प्रयोगशाला आया, फिर एक देश एक, हाँ एक अभी जो ये चल रहा है, एक देश एक चुनाव। मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मतलब इतना मजाक उड़ा देती है किसी किसी चीज़ का, तो बहुत हंसी आने लगती है मुझे। अरे दूसरे नाम हैं वो वाले रख दो, क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें ऐसे करने का। खैर, जिसको पसंद आए उसको मान भी लेना चाहिए। एनीवे, तो चलिए यहीं तक आज की कहानी थी। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप।